गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। एक टॉपिक और रहता है इसके बाद में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। दोनों टॉपिक को हम आज ही कवर करेंगे और इस चैप्टर को करेंगे खत्म। आजा फटाफट आजा। तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एचजीपी। एक्चुअली में एचजीपी है क्या, इसका क्या सिग्निफिकेंस है और ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। अब ये कह रहा है एचजीपी के अंदर देखो, जो अपना पूरा का पूरा डीएनए है, ये मैं बोल रहा हूँ जो हैप्लोइड सेट है क्रोमोसोम का, उसको हम क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन है और ये बेसिक सी डेफिनेशन है सारी। ह्यूमन जीनोम के अंदर जो डीएनए वो पैक होता है, यानी कि 23 क्रोमोसोम होंगे, है ना। ह्यूमन जीनोम है, उसके पास देखो हैप्लोइड कंटेंट है, जो पहले भी बताया गया था ना जब द डीएनए टॉपिक हमने पढ़ा था इस चैप्टर में। जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है कब स्टार्ट हुआ था, वो 1990 में, 2003 में वो खत्म हुआ, बट एक्चुअल में खत्म नहीं हुआ था। ठीक है, वाज द फर्स्ट। लास्ट में पता चलेगा कि वो 2003 में खत्म हुआ था, नहीं हुआ था, क्योंकि आएंगे बहुत सारे पॉइंट आएंगे। ये कहता है एक फर्स्ट मेगा प्रोजेक्ट था जिसमें क्या किया गया था, जो अपने न्यूक्लियोटाइड्स थे ना, या फिर जो अपने सारे के सारे जीन्स थे, उनको क्या किया, एक सीक्वेंस में लाया गया। ठीक है, उनको स्टडी करने के लिए। इसमें क्या था, एक जैसे एक वैसे करवाया किस किसने था, मैं बोल सकता हूँ कि कोऑर्डिनेट किसने किया है। कोऑर्डिनेट करने वाले थे तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के, इन्होंने कोऑर्डिनेट किया था, यानी कि उन्होंने हैंडल किया था, मैं बोल सकता हूँ एक टाइप से। उसके बाद है, अब एचजीपी हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसके क्या क्या गोल्स हैं, एचजीपी के क्या क्या गोल्स हैं। देखो सबसे पहले तो क्या है, आइडेंटिफाई ऑल द एस्टिमेटेड जीन्स। ह्यूमन डीएनए के अंदर कितने एस्टिमेटेड जीन्स प्रेजेंट होंगे, वो किससे हमें पता चला, एचजीपी से पता चला। या फिर मैं बोलूँगी सीक्वेंसिंग ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर। अगर बेस पेयर की बात की जाए, जिनको हम नाइट्रोजनस बेसिस बोलते हैं, तो वो कितने अप्रोक्सीमेट 3 बिलियन केमिकल। ठीक है, उनकी सीक्वेंसिंग, उनको सीक्वेंस में लाना, वो भी हमने किस में देखा, एचजीपी में। स्टोर दिस इंफॉर्मेशन डाटाबेसिस, डाटाबेस में इसको स्टोर कर लिया है, डाटा एनालिसिस कर लिया वहां से। दूसरा, इसको ट्रांसफर कर लिया अदर सेक्टर्स में। ठीक है, फर्दर आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं बोल सकता हूँ। और एड्रेस द एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज दैट मे अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट से जो जो इश्यूज वहां पे निकल के आए, कोई एथिकल इशू है, कोई लीगल इश्यूज हो रहा है, कोई सोशल इश्यूज है, वो वहां पे डिस्कस किए गए। ठीक है, या फिर वो वहां पे बताए गए। अब उसके बाद है मेथोडोलॉजीज क्या है। इसमें दो मेजर अप्रोचेज हैं। ठीक है, एक तो है ईएसटीएस, एक दूसरे को बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। देखो ईएसटीएस में क्या था, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है किसको, सभी जीन्स को जो एक्सप्रेस कर रहे हैं किसको, आरएनए को। ठीक है, जो आरएनए को एक्सप्रेस करते हैं। दूसरा सीक्वेंस एनोटेशन में, अब इसमें सीक्वेंस करना है पूरा का पूरा जीनोम। जीनोम किसको बोलते हैं, हैप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, है ना, जिसके अंदर जो कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस प्रेजेंट है, इनको असाइन कर दिया गया अलग अलग रीजन के अंदर फंक्शन करवाने के लिए। एक सेकेंड, हेलो, अच्छा अच्छा। चलो कोई नहीं, एक बार बात करते हैं, एक बार मैं ऑनलाइन क्लास में हूँ। ठीक है ना, चलो ठीक है, फिर तो मिल लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, ओके ओके, वो भी ऐसे ऐसे है ये भी। चल, चलो एक बार देखते हैं। ठीक, कोई बात नहीं। सीक्वेंस एनोटेशन में क्या बताया था मैंने, कि जो जीनोम है अपना, उसके पास कितना कोडिंग और कितना नॉन कोडिंग सीक्वेंस प्रेजेंट है। ठीक है, वो जानने के लिए। अब उसके बाद नेक्स्ट हम चल रहे हैं। अब इसका प्रोसीजर क्या है, एचजीपी को करने का प्रोसीजर क्या है एक्चुअल में। सबसे पहले तो डीएनए को आइसोलेट करना हमें सेल से। ठीक है, दूसरा उसको कन्वर्ट करना है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, रैंडम फ्रेगमेंट्स में। हमें क्लोन की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, यानी कि एक होस्ट बनाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे बैक्टीरिया को होस्ट बना रहे हैं तो उसको बोलेंगे बैक, अगर ईस्ट को होस्ट बना रहे हैं तो उसको बोलेंगे येक। यानी कि क्लोन इन होस्ट, बैक्टीरिया भी हो सकता है, ईस्ट भी हो सकता है, और वेक्टर का हम यूज करेंगे, जैसे कि मैंने बोल दिया बैक और येक। जैसे कि बैक है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम,
यक है, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। उनका हम एज ए वेक्टर यूज करने वाले हैं एम्प्लीफिकेशन के लिए। उसके बाद जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं उनको हम सीक्वेंस में लगाएंगे। कैसे? डीएनए सीक्वेंस ऑटोमेटेड के थ्रू, यानी कि एक मेथड यूज किया इसने, कौन सा? फ्रेडरिक सेंगर मेथड, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो सीक्वेंस बेस्ड होंगे ना उनको हम अरेंज कर देंगे, जो सेम सेम होंगे वो क्या कर लेंगे? ओवरलैपिंग कर देंगे, ठीक है। अलाइनमेंट ऑफ सीक्वेंसिंग यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स, जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स है ना उसके बेस पे उसको अलाइन किया गया। अब देखो, मान के चलो हमने एचजीपी में कौन सा लिया? लीवर लिया। लीवर से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है, उसको प्रिपेयर किया। अब यहाँ पे मिलियंस ऑफ जीनोमिक डीएनए है जो एक सरफेस पे हमें दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक फ्रेगमेंट को हमने उठाया। उस फ्रेगमेंट को उठाने के बाद वहाँ पे उसकी बहुत सारी कॉपीज बना दी, ठीक है। देखो, मेक थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज। उसके बाद उसको जीनोमिक सैंपल इनटू सीक्वेंसिंग मशीन के अंदर डाला गया और देन उसको कंप्यूटराइज, जो मैं बोल सकता हूँ कि जो एनालिसिस है वो वहाँ पे किया गया, ठीक है। इसका देखो एचजीपी का सिग्निफिकेंस बेसिकली क्या है कि एक ह्यूमन के अंदर कितने जीन्स प्रेजेंट है, कौन सा सबसे बड़ा जीन है, कौन सा सबसे लास्ट में डिस्कवर हुआ है, कौन सा सबसे छोटा जीन है, और कितने अप्रोक्सीमेट हमारे अंदर जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है, बेसिकली। अब एचजीपी में मैं बोल सकता हूं जो फ्रेडरिक सेंगर है, यानी कि जो सेंगर है उसने डेवलप किया एक मेथड, कौन सा? जो अमाइनो एसिड्स हैं जिनसे मिलके क्या बनता है? प्रोटीन बनता है, उनकी सीक्वेंस किस टाइप से है। या फिर मैं बोल सकता हूं जो डीएनए है उसको कन्वर्ट किया गया एक छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर, किसके लिए? सीक्वेंसिंग। देखो इसमें हम बार बार एक ही वर्ड पढ़ रहे हैं कि सीक्वेंस करेंगे, सीक्वेंस करेंगे। सीक्वेंस का मतलब है अरेंज करेंगे उनको एक, ठीक है, एक सिमिलर फैशन में। वो आ गया भाई भारत। एचजीपी किससे रिलेटेड था? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी आएगी। अब बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होती है? एक ऐसी एप्लीकेशन जिसमें हम किसका यूज कर रहे हैं? कंप्यूटर साइंस का या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। किसके लिए? बायोलॉजी या फिर मेडिसिन को जानने के लिए, उसको हम बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। अब उसके बाद है देखो, अब इस प्रोजेक्ट में क्या कुछ पाया गया। प्रोसीजर भी हमने पढ़ लिया, एचजीपी का मतलब क्या है वो भी हमने पढ़ लिया। एक्चुअल में इसमें क्या मिला वो हम देखते हैं। ऑफ द 24 क्रोमोसोम्स। अब 24 क्रोमोसोम क्यों बोल रहे हैं? बोलो बोलो, सोचो 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 सोचो। हाँ बोलो बोलो। अच्छा, तो टोटल टोटल तो 46 हो गया ना। भारत को बुला लो, भारत को फटाफट। उधर गया वो। आ रहा है। ठीक है, इसमें हमें 23 क्रोमोसोम्स है, उनमें से देखना है 22 प्लस एक्स वाई लिखते हैं। लास्ट वाला पेयर तो एक्स एक्स हो गया, फिर एक्स वाई होगा। उसमें से देखो क्या मिला, जो सबसे लास्ट में सीक्वेंस हुआ है, कब हुआ खत्म वो? 2006 में। और उसमें क्या बोला था कि 2003 तक चला वो, तो ऐसा तो नहीं है, वो चला था लास्ट 2006 तक। 2006 में कौन सा क्रोमोसोम सीक्वेंस हुआ है? उसका नाम था क्रोमोसोम 1। समझ आ रहा है? ये डाटा है जो हमें याद रखना है, ये डाटा हमें जो याद रखना है। अभी थोड़ी देर में, लगभग आधा पौना घंटा। ये चीज क्लियर है? देख लेते हैं, कोई बात नहीं। जो मैं बात तो मैं बता रहा हूँ, क्या वो चीज क्लियर है? भारत, हम एचजीपी पढ़ रहे हैं। एचजीपी का मतलब है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब जो जीनोम होता है वो किसको बोलते हैं? जीनोम का मतलब है कि हैप्लोइड जो सेट होता है क्रोमोसोम का, उसको जीनोम बोलते हैं, ठीक है। अब एचजीपी के गोल्स क्या था? उसके बेसिकली क्या बताना कि हमारे अंदर कितने जीन्स प्रेजेंट है, कौन सा जीन बड़ा है, कौन सा जीन छोटा है, ठीक है। और जो जीन्स है उसकी सीक्वेंस कैसे गई, कैसे उसको मतलब वो डाटा एनालिसिस हुआ, वो सारा कुछ कौन बता रहा है? एचजीपी बता रहा है, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं कि एचजीपी में क्या मिला, ठीक है, क्या उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले।
2006 में खत्म हुआ, मैं बोल सकता हूँ 2006 तक चला, क्योंकि जो लास्ट क्रोमोसोम है वो कौन सा था, फर्स्ट था, वो किस में हुआ, 2006 में। जो जेनेटिक और फिजिकल मैप्स है जीनोम में, वो क्या थे, जनरेट किए थे, यानी उनमें पॉलीमॉर्फिज्म हुआ था। पॉलीमॉर्फिज्म मैनी फॉर्म्स, पॉलीमॉर्फिज्म उसको बोलते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का हमने यूज किया था। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होगा उसका हम बेसिकली यूज क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए एक स्पेसिफिक साइट, किसके अंदर, जो हमें क्या बनाना है, रिकॉम्बिनेंट बनाना है। ठीक है, हम उसमें पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में सारे के सारे। रिकॉग्निशन साइट्स एंड सम रिपीटिव डीएनए सीक्वेंसेस को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोसैटेलाइट। माइक्रोसैटेलाइट का मतलब है कि वो डीएनए जो रिपीट हो रहा है, ठीक है, उसको रिपीटिव डीएनए बोल सकते हैं। अब जो डीएनए सीक्वेंस है उसको बैक्टीरिया में भी किया गया, ईस्ट में भी किया गया, या फिर एक जो फ्री नॉन लिविंग पैथोजन है उसके अंदर भी किया गया, या फिर जो ड्रोसोफिला प्लांट है उसके अंदर भी किया गया। कौन सी, इनके बाद होगी, अब साथ में चलेगी इनके जस्ट आधा पौना घंटा। चलो, अब जो एचजीपी की सैलिएंट फीचर्स है वो क्या क्या थी, जो ह्यूमन जीनोम है अब उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, उसके अंदर टोटल कितने मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस प्रेजेंट है, अप्रोक्सीमेट 3100 है ना, 3100 कुछ है ना, 3164 है, इतने मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस वहां पे प्रेजेंट है। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ जीन्स है वो कितने हैं, अबाउट 30,000, यानी कि 30,000 जीन्स प्रेजेंट है। एवरेज अगर जीन कंसिस्ट किया जाए तो जिसमें क्या होगा, जो 3,000 बेसिस हैं, या फिर मैं बोलूं जो साइज है वो वेरी कर रहा है, बट जो लार्जेस्ट ह्यूमन जीन था वो कौन सा था, ह्यूमन जो डिस्ट्रोफिन था, एक्स क्रोमोसोम पे। ठीक है, इसकी वजह से बीमारी होती है, इसकी वजह से बीमारी होती है, हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ेंगे, जिसका नाम होता है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ठीक है, इसके पास क्या थे, 2.4 मिलियन बेसिस। इसमें डाटा एनालिसिस होगा और डाटा के बारे में पूछा जाता है, किसके पास कितने बेसिस मिले, सबसे बड़ा जीन कौन सा था, सबसे बड़ा जीन कौन से क्रोमोसोम पे मिला। ठीक है, ये बातें इसमें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 99.9% जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं वो सेम थे सभी के अंदर। अगर हम एक दूसरे से अलग दिख पा रहे हैं तो वो मात्र किसकी वजह से, 0.1%। ठीक है, अदरवाइज 99.9% हम क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल मैच हो रहे हैं। डिफरेंस कितना था, 0.1%। इसके बाद जो 50% से ज्यादा है ना, जो जीन डिस्कवर हुए थे उनका पता ही नहीं था, वो क्या थे, अननोन थे, जैसा कि लिखा भी हुआ है। जो क्रोमोसोम 1 था उसके पास जो जीन्स थे वो कितने थे, ये डाटा है ना, देखो ये मैं बोल सकता हूं एक न्यूमेरिकल डाटा बोल लो, कैलकुलेटेड डाटा बोल लो, ये हमें याद रखना। ठीक है 2968 बोल लो, ये जीन थे क्रोमोसोम 1 के पास, वाई के पास कितने थे, 231। जबकि 2% से कम अगर मैं बात करूं, 2% से कम जीन्स क्या बना रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं। ऐसा किसमें हमें एनालिसिस हुआ, देखा गया, एचजीपी के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं ह्यूमन जीनोम का मोस्ट ऑफ द पोर्शन देखूं ना, तो उसमें क्या था, रिपीटिव सीक्वेंस थी, रिपीटेड सीक्वेंस थी। और जिसमें कि क्या था, मतलब उनके पास ना एक डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन नहीं था, मतलब रिपीट हो रहे थे, ऐसा नहीं है कि भाई इस पोर्शन ने कुछ बना दिया, उसने कुछ बना दिया, उसने कुछ, रिपीटिव हो रहा था वो सारा का सारा। अब मैं बोलूं अबाउट 1.4 मिलियन जो लोकेशंस थी ना, किसमें, सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस में, उनको बोला एसएनपीज। एसएनपीज का मतलब होगा सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सिंगल न्यूक्लियोटाइड की वजह से या फिर सिंगल बेस की वजह से न्यूक्लियोटाइड में क्या आना, डिफरेंस आना, मैं बोल सकता हूं। अब ये बोला ना कि 99.9% हम क्या है, सेम है, सिर्फ फर्क कितना है, 0.1% का। तो दिस हेल्प टू फाइंड क्रोमोसोमल लोकेशंस फॉर डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंस एंड ट्रेसिंग ह्यूमन हिस्ट्री, यानी कि ह्यूमन हिस्ट्री को के बारे में जाना गया बेसिकली। ये था एचजीपी का। तो ठीक है, मैंने अब भी बोला है एचजीपी में जो तुम्हें न्यूमेरिकल डाटा दिया हुआ है, ठीक है, या फिर क्रोमोसोम 1 के पास कितने जीन हैं, सबसे छोटा कौन सा जीन है, सबसे बड़ा कौन सा है, एचजीपी कब स्टार्ट हुआ, कभी लास्ट सीक्वेंस कब हुई है, वो सारा का सारा डाटा हमें याद करना है।
उसके बाद है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, या फिर इसको बोल सकते हो डीएनए प्रोफाइलिंग। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कब कर रहे हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैसे अपने आसपास कोई क्रिमिनल केस है, ठीक है, या फिर कोई सस्पेक्टेड केस है ना, उस केस में हम क्या कर रहे हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। या फिर कई बार क्या होता है, जैसे बच्चा गुम हो रहा है, या फिर बच्चे के जो पेरेंट्स है वो क्लेम कर रहे हैं कि वो हमारा बच्चा है, कोई और कह रहा है वो हमारा बच्चा है, तो एक ये ऐसा मेथड है जो एक्चुअल में बता सकता है कि जो कौन किससे बिलोंग करता है। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसमें क्या होगा, ये एक ऐसी टेक्निक है जो आइडेंटिफाई करती है सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑफ टू इंडिविजुअल। ठीक है, दो इंडिविजुअल के बीच में क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंसेस हैं, वो कौन बताएगी? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बताएगी। ठीक है, ये किसने डिस्कवर किया था? ये डिस्कवर किया था अलेक जेफरीज ने 1985 के अंदर। ये देखो, ये साइंटिस्ट देख लो। अच्छा, इसका बेसिस क्या था कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? हेलो, ना कुछ नहीं भेजा, मैं क्लास में हूँ, कुछ भी नहीं गया। हम्म, ना बोल दियो, अभी 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 कुछ नहीं मिला, बोल दियो। हाँ ठीक है, क्लास में हूँ मैं, मिल लूंगा, कोई बात नहीं। डीएनए क्या कैरी करता है? देखो, अभी हमने एचजीबी में पढ़ा था कि डीएनए के पास कुछ कोडिंग सीक्वेंस, कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, इसमें भी ये बोल रहा है डीएनए कैरी सम नॉन कोडिंग रिपीटिव सीक्वेंस। ठीक है, नंबर ऑफ रिपीट्स इज स्पेसिफिक फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और जो नंबर ऑफ रिपीट्स है ना, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में रिपीट होंगे, जैसा कि तुम्हें दिखाया गया है। मान के चलो, जो एक पर्सन है, एक इंडिविजुअल है, उसका जो डीएनए है वो कुछ इस टाइप से है, दूसरे का डीएनए कुछ इस टाइप से है, तीसरे का डीएनए कुछ इस टाइप से। ठीक है, अब देखो, अब ये करवाई कैसे प्रोसेस? जो रिपीटिव डीएनए है उसको सेपरेट कर दिया, किससे? जो बल्कि डीएनए था या फिर बल्कि जीनोमिक डीएनए था। ठीक है, क्या करने के लिए? डिफरेंस को चेक करने के लिए। ठीक है, प्रोसेस यहां पे कौन सी की गई? सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन जब हम करते हैं, मैंने पहले भी बताया था, सेंट्रीफ्यूगेशन हम जब करते हैं ना, उसको घुमाते हैं, जैसे कोई मान लो टेस्ट ट्यूब है ना, घुमाने के बाद जो नीचे बैठ जाता है उसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन, जो ऊपर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे ये है ऊपर, ये सुपरनेटेंट है, और जो नीचे बैठ रहा है वो क्या है? सेडिमेंटेशन। जो सुपरनेटेंट होता है वो हमारे काम का नहीं है, जो सेडिमेंट है वो हमारे काम का है। ठीक है, जैसे तुमने उस समय भी पढ़ा था, जो हमने एक्सपेरिमेंट की थी, रिसर्च एक्चुअल में पता लगा था कि जो डीएनए ही है जो जेनेटिक मटेरियल है ना, ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा था तुमने ना। सेंट्रीफिकेशन किया, यहाँ पे जो बल्क डीएनए है उसमें एक मेजर पीक बना, जिसमें जो स्मॉलर पीक था उसको सैटेलाइट डीएनए बोल दिया। अगर स्मॉल पीक आ रहा है तो उसको सैटेलाइट बोल दिया। अब देखो, यहाँ पे जो सैटेलाइट डीएनए है उसको क्लासीफाई कर दिया किसके अंदर? माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट के अंदर। ठीक है, देखो, माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट के अंदर। वेंटर का मतलब है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, अभी देखो ये भी सीखेंगे। अब ये किसके ऊपर बेस था? अब मान के चलो, जैसे कि ए बॉन्ड बना रहा है किसके साथ? टी के साथ, ये जिसके पास है, या फिर जी बॉन्ड बना रहा है सी के साथ। अब इसकी हमने क्या करी, जैसे मान के चले इस जो ये डीएनए है, ये डीएनए का सेगमेंट दे रखा है, इसकी हमने लेंथ चेक की, और इसमें हमें ये चेक कर लिया कि ए डबल बॉन्ड टी के साथ बना रहा है, सी ट्रिपल बॉन्ड जी के साथ बना रहा है, ऐसी कितनी यूनिट्स रिपीट हुई हैं। ठीक है, दूसरा मिनी सैटेलाइट के अंदर क्या होगा, इसमें जो डीएनए सीक्वेंस है वो टेंडमली रिपीट हो रही है, वहां पे बहुत सारी कॉपी बन रही है। ये देखो, ये वाली कॉपी, ये कॉपी, ये कॉपी, ये कॉपी। ठीक है, ये जो कॉपी बन रही है उसको हम बोलते हैं वेंटर। वेंटर का मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। ठीक है, समझ आया? अब वेंडर देखो, वेंटर सॉरी नॉट वेंडर, वेंटर कहाँ पे देखने को मिलेगा हमें? वेंटर तो मिनी सैटेलाइट में देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो रिपीट्स हैं बहुत सारी, वैसे तो एसटीआर बोल रखा है उसने, शॉर्ट टेंडम रिपीट्स, छोटी छोटी रिपीट्स जो होंगी वो हमें माइक्रो सैटेलाइट में मिलेंगी। ठीक है, अब देखो, अब जैसे मान लिया वेंटर या फिर मिनी सैटेलाइट या फिर माइक्रो सैटेलाइट, कैसे उसने यूज किया? जैसे एक किसी पर्सन के अंदर, किसी इंडिविजुअल के अंदर एक जो कॉपी है ना,
या फिर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, मैं बोल सकता हूँ कि वो वेरी कर रहे हैं, वो अलग अलग हैं। अब जो दो एलील्स हैं, पैटर्नल और मैटरनल, फादर मदर से, उनके जो क्रोमोसोम है उनके पास भी वेंटर VNTR की अलग अलग कॉपी होंगी। अभी हमने पढ़ा 0.1% ही जो हमारा जीनोम है ना, मैं बोल सकता हूँ कि वो अलग है, अदरवाइज हम सब सेम है, उसी के बेस पे बोल सकते हैं। जो वेंटर है VNTR वो स्पेसिफिक था फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब मान के चलो मेरे अंदर जो VNTR है वो कुछ अलग है, तुम्हारे अंदर अलग है, किसी और के अंदर अलग है, तो सबके अंदर क्या था, अलग अलग था। जो साइज था वेंटर का वो कितना अराइज हो रहा था, 0.1 to 20 KB, KB तो किलो बेस, ठीक है। अब देखो, अब डिफरेंस जो आया न्यूक्लियोटाइड में, सीक्वेंसिंग में, इनहेरिटेबल म्यूटेशन ऑब्जर्व्ड इन ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड DNA पॉलीमॉर्फिज्म। DNA पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है, मान लिया DNA के अंदर क्या होना, चेंज होना। अब वो चेंज म्यूटेशन की वजह से भी हो सकता है ना। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है मैनी फॉर्म होना, उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो किस में ज्यादातर हमें दिखाई दिया, जहां पे नॉन कोडिंग ज्यादा थी, कोडिंग ज्यादा नहीं थी। अब जहां पे नॉन कोडिंग DNA सीक्वेंस थी वहां पे म्यूटेशन के क्या थे, म्यूटेशन हमें देखने को मिली है। देखो इसने लिख भी रखा है, पॉलीमॉर्फिज्म इज हायर इन नॉन कोडिंग DNA सीक्वेंस बिकॉज म्यूटेशन इन दीज सीक्वेंस में नॉट अफेक्ट एन इंडिविजुअल्स रिप्रोडक्टिव एबिलिटी। म्यूटेशन तो हुई है बट रिप्रोडक्टिव जो एबिलिटी है उसको क्या अफेक्ट नहीं किया। यानी कि मैं सीधा सीधा ये बोल सकता हूं कि नॉन कोडिंग सीक्वेंस के अंदर अगर म्यूटेशन हुई है तो वहां पे उसके रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये बोल सकते हैं। इसमें जो म्यूटेशन हुई है वो जनरेशन टू जनरेशन या फिर पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से हुई है, ऐसा बोल सकते हैं। अब देखो ये ना बहुत टाइप की ब्लोटिंग होती है, जैसे कि साउथर्न ब्लोटिंग है, नॉर्थर्न ब्लोटिंग है, ईस्टर्न ब्लोटिंग है, वेस्टर्न ब्लोटिंग है। वैसे तो हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अपने सिलेबस में जो गिवन है वो क्या है, साउथर्न ब्लोटिंग दे रखी है टेक्निक की। अब देखो इसमें क्या है, DNA को हम कहाँ कहाँ से आइसोलेट कर सकते हैं, या तो हमें कोई ब्लड का सैंपल मिला हो वहां से भी DNA हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सीमन मिला हो, सलाइवा मिला हो, बोन मिली हो, कहीं से भी हम DNA को आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कई केसेस देखते हो तुम क्रिमिनल के, है ना, तो आइसोलेशन ऑफ DNA कहीं से भी हो सकता है, वो ब्लड से हो सकता है, स्टेन से हो सकता है, सीमन स्टेन से हो सकता है, सलाइवा से हो सकता है, एयर रूट से हो सकता है, बोन से हो सकता है, स्किन से हो सकता है, कहीं से भी DNA एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। अब देखो दूसरा, DNA को डाइजेस्ट कर दिया, डाइजेशन का मतलब उसको तोड़ दिया, तोड़ता कौन है वहां पे, जो DNA, कौन सा एंजाइम होगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक ऐसा एंजाइम होता है जो DNA पे कट लगाएगा लेकिन एक स्पेसिफिक साइट से लगाएगा, ठीक है। आगे बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, इनमें फर्क क्या होता है, ठीक है। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होगा वो DNA की सेगमेंट पे कट लगाएगा, एक स्पेसिफिक एंड या फिर स्पेसिफिक साइट पे कट लगाएगा, ठीक है। तीसरा स्टेप, अब DNA फ्रेगमेंट्स को अलग अलग कर दिया, यहां पे कर दी जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस। जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस तुमने पढ़ी है, नहीं पढ़ी, तुम पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी में। जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस में क्या होती है, वैसे पढ़ लो, वैसे तो एक अच्छा टॉपिक है डिटेल में पढ़ने वाला। एक मैं बोल सकता हूँ एक ट्रे टाइप कंटेनर है, इसमें क्या है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं अलग अलग डायमेंशन के, और इलेक्ट्रिक फील्ड पे काम करता है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको देते हैं, जो DNA के फ्रेगमेंट्स हम इसमें यूज करेंगे ना, अकॉर्डिंग टू साइज वो अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। इसमें जो जेल यूज होगा, जेल कौन सा है, एग्रोस जेल है, ठीक है। इसलिए इसको बोला, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में काम करे तो इसको बोला जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। पूरा का पूरा डिटेल में हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ने वाले हैं और काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ठीक है। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू क्या किया, जो DNA के फ्रेगमेंट्स है ना उनको क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, और अकॉर्डिंग टू साइज वो भी क्या हो गए, डिफ्रेंशिएट हो गए। अब ट्रांसफर कर दिया ब्लोटिंग के लिए, या फिर ब्लोटिंग बोल सकते हो, जो DNA फ्रेगमेंट्स है किसके लिए, सिंथेटिक मेम्ब्रेन, जैसे कुछ यूज कर लिया, नाइलॉन वगैरह है, परचमेंट मेम्ब्रेन वगैरह है, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन वगैरह है इनका। अब फिर क्या किया, एक प्रोब का यूज कर लिया। प्रोब क्या होता है, एक रेडियो एक्टिव DNA में बोल सकता हूँ, ठीक है। जैसे इसने बोल रखा है कि वेंटर प्रोब है, हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग रेडियो एक्टिव लेबल्ड वेंटर प्रोब, ठीक है। अब वेंटर प्रोब का यूज क्यों किया, ये फिर वेंटर क्या था, वेंटर अभी हमने पढ़ा था क्या था, वेंटर ही तो बता रहा था कि कितने नंबर पे वो रिपीट्स चल रहा है, वेरिएबल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स, टेंडम रिपीट जिसको हम बोलते हैं ना,
अब देखो फिर क्या किया, जो हाइब्रिडाइज डीएनए था उसको डिटेक्ट कर लिया। यहाँ पे जो तुम्हें एक्सरे फिल्म देख रही है, एक्सरे फिल्म पे जब हम डिटेक्ट करते हैं ना कोई भी डीएनए, जब दो डीएनए इकट्ठे हैं यानी कि उसको हाइब्रिडाइज बोल दिया। अब उसको एक्सरे फिल्म पे हमने क्या कर लिया, देखा है, तो उसको हम बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। ठीक है, ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राम गिव्स एन इमेज, एक ऐसा इक्विपमेंट जो ऐसी इमेज देता है उसको बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राम। ठीक है, देखो ऑटो रेडियोग्राम गिव्स एन इमेज इन द फॉर्म ऑफ डार्क एंड लाइट बैंड्स, इट इज कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग उसी को बोलते हैं। अब देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डिफर इन एवरीवन एक्सेप्ट इन मोनोजाइगोटिक। ठीक है, जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं उनको छोड़ के, यानी कि जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनको छोड़ के, जो डीएनए है वो क्या करेगा, सबके अंदर डिफर करेगा। ठीक है, सबके अंदर डिफर करेगा। अब जो सेंसिटिविटी होगी टेक्निक की उसको इंक्रीज किया जा सकता है, यानी मैं बोल सकता हूं जो सेंसिटिविटी होगी टेक्निक की इसको इंक्रीज किया जा सकता है कि कैसे, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या काम करती है, एम्प्लीफिकेशन का। ठीक है, एम्प्लीफिकेशन का मतलब हमें एक टाइम पे बहुत सारी कॉपी बनानी है, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, पीसीआर का यूज करेंगे। ठीक है, जो हमने पढ़ा इसके बारे में, उसके बारे में फटाफट एक छोटी सी बात दे दी। डीएनए को आइसोलेट किया, डीएनए के कट कर दिए, बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बना दिए, किसके थ्रू, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के थ्रू। फिर उसको क्या किया, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को अलग अलग कर दिया, किसका यूज करके, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करके। फिर उसको ट्रांसफर कर दिया डीएनए फ्रेगमेंट को किसी मेम्ब्रेन का यूज करके। फिर उसको जो हाइब्रिडाइज यूजिंग रेडियो एक्टिव लेबल वेंटर था, जो हाइब्रिडाइज था, उसको क्या किया, ऑटो रेडियोग्राफी की हेल्प से उसको देखा गया, उसके बाद उसका रिजल्ट निकाला गया। अब देखो इसको हम यूज कहाँ करते हैं, फोरेंसिक टूल में, टू सोल्व पैटर्निटी, रेप, मर्डर एटसेट्रा केसेस, फॉर द डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिजीज, या फिर बोल सकते हो फाइलोजेनेटिक स्टेटस। फाइलोजेनेटिक स्टेटस किसको बोलते हैं, फाइलोजेनेटिक स्टेटस बोलते हैं कि किसी का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, इवोल्यूशन में वो किससे बिलोंग कर रहा है। ठीक है, या फिर टू डिटरमाइन पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटीज, एक पॉपुलेशन की जो डाइवर्सिटी होगी ना, या फिर एक जेनेटिक लेवल पे उसकी डाइवर्सिटी क्या होगी, उसके बिहाफ पे हम कैसे चेंज करते। देखो इसका मोटा मोटा सा मैं बता दूं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। मान के चलो दो पर्सन है, एक सस्पेक्टेड है, सस्पेक्टेड मतलब जिसपे शक है, उसका डीएनए हमने निकाल लिया। और मान के चलो कोई, जैसे उसका ले लो, बच्चे का और फादर मदर का ले लो। बच्चे का डीएनए ले लिया, फादर मदर से डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया। अगर डीएनए बैंड लास्ट में ऑटो रेडियोग्राफी हमने की है थ्रू आउट द स्ट्रक्चर, थ्रू आउट द टॉपिक, मैं बोल सकता हूँ सारे के सारे जो पॉइंट्स थे इनको फॉलो करके लास्ट में हमने क्या किया है, ऑटो रेडियोग्राफी। उसमें अगर वो बैंड सेम आ रहे हैं, इसका मतलब जो सस्पेक्टेड था या फिर जो बच्चा था वो पेरेंट्स का या फिर उससे मिल रहा है। अगर उनसे मिल रहा है तो इसका मतलब वो बच्चा उनका है। अगर वो बैंड उनसे नहीं मिल पा रहे हैं, इसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या हो रहा है, मिसमैच हो रहे हैं, इसका मतलब वो उनसे बिलोंग नहीं करते। ठीक है, सेम केस फॉर क्रिमिनल, जैसे रेप केस में बताया गया। ठीक है, यही सेम केस होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, और डीएनए को कहीं से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर ये बैंड सेम मिलते हैं तो इसका मतलब क्रिमिनल वो है, अदरवाइज वो सस्पेक्टेड है, उस पर शक था, वो क्रिमिनल नहीं था। ठीक है, तो ये था अपना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आई होप समझ में आया होगा। थोड़ी सी लैंग्वेज भी अलग है, एक बार इसको दोबारा से पढ़ोगे, दोबारा से वीडियो को देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो तुम्हें बताए गए हैं इसमें से गो थ्रू होना है। और आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट।